जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद्यारंभ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 71वीं बीपीएससी की वैकेंसी दोस्तों जारी हो गई है। लगभग 1250 सीट की 50 सीट निकाले गए हैं दोस्तों। और उसका एग्ज़ाम आपको पता है कि 30 अगस्त प्रस्तावित है, तो 30 अगस्त तक एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं दोस्तों, कि आपको शुरुआत करना है, तो शुरुआत कहाँ से करें? तो सबसे पहला काम करना है दोस्तों कि आपको क्या करना है कि अभी तक जितने बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, उसके पीवाईक्यू को करना है। जैसा कि हम करवा भी रहे हैं दोस्तों। इसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। किसका पार्ट 1? तो हम लोग पॉलिटी पीवाईक्यू शुरू किए हैं। हम सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू कवर करेंगे दोस्तों। इसका पार्ट 1 हम लोग करवा चुके हैं और हम लोग पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 2 में लगभग दोस्तों आज हम लोग 50+ क्वेश्चन देखेंगे और साथ साथ दोस्तों उसके संबंधित जो भी तथ्य होंगे वो भी देखेंगे, क्योंकि आपको पीवाईक्यू करना बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानना जरूरी रहता है कि हाँ, उस एग्ज़ाम के हुए एग्ज़ाम में, मतलब कि उस एग्ज़ाम से संबंधित जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं और कैसे कैसे प्रश्न उससे बने हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनने की और संभावना है, मतलब एक तरह का आपको आइडिया दोस्तों मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास पॉलिटी पीवाईक्यू का पार्ट 2। तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 53 तक कर चुके थे। आज हम लोग 54 से दोस्तों शुरू करेंगे। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? तो भारतीय संविधान को दोस्तों जिसने बनाया उसी ने अपनाया। तो संविधान को किसने बनाया दोस्तों? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। जो संविधान सभा के सदस्य थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया? संविधान का निर्माण किया दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया? संविधान को अपनाया। कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को दोस्तों संविधान सभा ने इसको अंगीकृत किया था। इसीलिए हम लोग हर साल क्या करते हैं दोस्तों? 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? क्रम पूछ रहा है आपका। प्रियम्बल जो है उसमें इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, अगर आपको याद होंगे तो हम कल भी बताए थे कि आप पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है देखिए, सार्वभौम सत्ता संपन्न, इसी को बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी आ गया आपका, ये धर्मनिरपेक्ष आ गया, और जनवादी जो है आपका गणतंत्र। यही क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर होगा। मतलब यही क्या इस क्रम में हमारा प्रस्तावना में दोस्तों शब्द दिए गए हैं। जैसा कि बताया था कि जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता है, ये हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी वो मूल प्रस्तावना में दोस्तों नहीं थी, बल्कि ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 1976 में। तब इसको दोस्तों जोड़ा गया था हमारे प्रस्तावना में। यही क्या है, आज तक का प्रस्तावना का एकमात्र दोस्तों संशोधन किया गया प्रस्तावना में। अभी तक दूसरा संशोधन नहीं हुआ दोस्तों। वही बातें यहाँ पर लिखी गई है। कुछ फैक्ट होंगे तो दोस्तों हम बता देंगे, लेकिन कुछ अलग रहेंगे तब बताएंगे, नहीं तो ये उसमें कुछ खास नहीं है, इसलिए नहीं बता रहे आपको। 56 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित करता है? जो प्रस्तावना है हमारे देश को किस रूप में घोषित करता है? तो जैसा कि बताएं कि एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में क्या करता है? ये हमारे संविधान में है, हमारे देश को क्या करता है दोस्तों? ये घोषित करता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आएंगे 57 में, भारत को लौकिक सार्वभौमिकता, भारत में क्या है? लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। प्रस्तावना जब शुरू करते हैं तो कहाँ शुरू करते हैं? हम भारत के लोग से। कहाँ से? हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग जहाँ हैं वहाँ दोस्तों ये आपको दिया गया। प्रस्तावना के बारे में कुछ जान लीजिए दोस्तों। जो प्रस्तावना है, सबसे पहले प्रस्तावना संविधान सभा में किसने पेश किया था? तो प्रस्तावना को दोस्तों उद्देशिका के नाम से दोस्तों पंडित नेहरू ने क्या किया था दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 में दोस्तों क्या संविधान सभा के समक्ष दोस्तों इसको प्रस्तुत किया गया था। जो 22 जनवरी 1945 को दोस्तों, कब? 22 जनवरी 1945 को दोस्तों क्या हुआ था? ये प्रस्तावना दोस्तों पास हुआ था, संविधान सभा द्वारा क्या गया था? पास हो गया था। अगर बात करें कि कभी आपसे प्रश्न पूछ दे कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना अगर कहाँ से लिया गया तो अमेरिका से लिया गया दोस्तों। उसमें कुछ शब्द भी दिए गए हैं आपको, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो चलिए इतनी बातें जान गए। तो यहाँ पर बात किया लौकिक सार्वभौमिकता का, तो क्या बोल रहा है? हम भारत के लोग शब्द शुरू होता है, अतः लौकिक सार्वभौमिकता का अर्थ क्या होता है? जनता सर्वशक्तिमान है, क्योंकि पूरा जो पावर होता है, जो हम भारत के लोग, तो देश की जितनी भी शक्ति है दोस्तों किस में नहीं थे? तो जनता में दोस्तों नहीं थी। इसीलिए हमारा जो प्रस्तावना शुरू होता है किस में है? किससे शुरू होता है? हम भारत के लोग से। किसी बाह्य सत्ता के अधीन दोस्तों नहीं। किसी बाह्य सत्ता मतलब हमारे देश में किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभुत्व दोस्तों नहीं है। प्रभुत्व था वो खत्म हो गया है। आगे बात करते हैं कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार है। बिल्कुल सही है, यह है ना दोस्तों, जनता को सरकार चुनने का भी है और बदलने का भी अधिकार है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति को जनता सरकार में ला रही है तो वो एक निश्चित
समय के लिए रहता है दोस्तों। अगर वो जनता के हित में काम नहीं करते तो उसको बदलने का भी अधिकार किसको है? जनता को दोस्तों है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? क्या संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है? तो प्रकृति में तो संघीय है। प्रकृति में क्या संघीय है, भावना में दोस्तों एकात्मक है। अब ये संघीय एकात्मक क्या होता है? तो संघीय मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकृत किया गया हो, और एकात्मक का मतलब होता है जहाँ पर सत्ता जो सर्वशक्तिमान हो, सिर्फ एक ही हो, उससे कहते हैं एकात्मक। कोई बातें यहाँ पर बताई गई है, चलिए हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ बताया गया है संविधान वेताओं ने संविधान में मुख्यतः दो वर्गों को विभाजित किया है, एक है संघात्मक और दूसरा है एकात्मक। तो संघात्मक का मतलब क्या होता है? तो एकात्मक का संविधान का वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती है, प्रायः केंद्रीय सरकार में निहित होती है। बाकी जो इसके निचले स्तर के सरकार होते हैं वो क्या होते हैं? नाम मात्र के होते हैं। लेकिन हमारे भारत में दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधि वेताओं ने काफ़ी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स उनका कहना है कि भारतीय संविधान संघात्मक मानने में आपत्ति मानने दोस्तों इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों के बारे में बात किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून कौन बना सकता है? तो केंद्र सरकार बना सकता है। राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती में दोनों बना सकता है। किंतु अगर किसी भी कंडीशन मतलब कोई भी ऐसा कानून आता है जिसमें दोनों में मतभेद होता है तो वहाँ पर किसका कानून मान्य होता है दोस्तों? तो वो आपका संघ सरकार जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून है तो वही मान्य होता है। उसके अलावा मान लीजिए कि ये तीनों सूचियों के अलावा जो 3 सूचियाँ दी गई उसके अलावा कुछ और भी विषय हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संघ सरकार को, जिसको हम लोग अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों आगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि यही पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, संघात्मक और एकात्मक क्या होता है। देखिए यहाँ पर ही बात किया है, क्या बात किया है? तो प्रोफेसर वेयर ने इसे अर्धसंघीय संविधान अथवा एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप है कहा है। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। अतः विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ना तो विशुद्ध संघात्मक है और ना ही विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति में क्या है? संघीय है, किंतु भावना में दोस्तों एकात्मक है। एकात्मक संघीय कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो सरकार है वो 3 स्तरीय है। देखते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन दोस्तों, मतलब सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं है। किंतु एकात्मक यहाँ पर इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि कभी कभी ऐसा आता है कि पावरफुल कौन बन जाता है दोस्तों? तो केंद्र को दोस्तों ऐसा ही पावरफुल बनाया भी गया है हमारे संविधान के अनुसार दोस्तों। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। दल बदल कानून से अगर बोलेगा दल बदल कानून कब लाया गया था? तो ये 52वां संविधान संशोधन दोस्तों हुआ था। कब? 1985 में दोस्तों, 1985 में हुआ था आपका 52वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में और दल बदल कानून दोस्तों लाया गया। तो वही बातें यहाँ बताई गई है। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत, मतलब भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? 3 विषय है, हम लोग पढ़ते हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो भूमि सुधार दोस्तों ये राज्य सूची का विषय, किसके विषय है? राज्य सूची का विषय है। जैसे कि बता दें 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ, संघ सूची। तो संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में दोस्तों 100 विषय हैं वर्तमान में। वहीं राज्य सूची के बारे में बात कर ले तो राज्य सूची में आपको मिलेंगे 61, और वहीं समवर्ती सूची या 3 है, इस मतलब समवर्ती हो गया, इसमें कितना है आपको? तो इसमें आपको 52 विषय देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से क्या है दोस्तों, विषय को बंटवारा किया गया है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो नागरिकता का अगर बोलेगा संविधान में कौन से भाग में है? तो भाग 2 में अनुच्छेद आपका 5 से 11 तक के बीच में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। अब कौन से ऐसे तथ्य हैं जिससे हम संविधान में, मतलब संविधान के अनुसार जो नागरिकता की बात की गई है उससे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो जन्म से बात किया गया है कि जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, देशीयकरण से प्राप्त कर सकते हैं, किसी भूभाग के सम्मेलन से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भारतीय बैंक में पैसा जमा करके आप नागरिकता दोस्तों भारत का प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी दोस्तों प्राप्त होता है। तो ये सब बातें याद रखिएगा। ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 में दोस्तों आया था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उसके बाद कैसे कैसे नागरिकता दी जाए, कैसे नहीं दी जाए, इसके लिए दोस्तों एक अधिनियम बनाया गया था संसद द्वारा, जो 1955 में दोस्तों आया था। उसके बाद बात कर रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था। ये दोस्तों पारित कब किया गया था, मतलब ये संशोधन किस में हुआ था? तो 1955 वाला जो अधिनियम आया था दोस्तों उसमें भी क्या था? संशोधन हुआ था। तो पारित करने का मतलब समझिएगा, अधिनियम अलग होता है। अधिनियम मतलब जब राष्ट्रपति ने क्या किया? हस्ताक्षर कर दिया तो वो दोस्तों अधिनियम बन गया। लेकिन यहाँ बोलता है पारित, मतलब कहाँ से पारित? तो संसद से पारित। संसद से मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित। जब लोकसभा राज्यसभा से कब पारित हो उसके बारे में बात कर रहा है। तो नागरिकता जो अधिनियम आया है 2019 वाला दोस्तों, वो क्या हुआ है? 9 दिसंबर को आपको लोकसभा से, 9 दिसंबर
2019 को दोस्तों क्या हुआ था, आपका लोकसभा से पारित हुआ था। वहीं 11 दिसंबर आपका 2019 में दोस्तों 2019 में किससे पारित हुआ था, तो आपका राज्यसभा से पारित हुआ था। तो पारित होने की बात कर रहा है तो मतलब संसद से पारित कब हो गया, तो 11 दिसंबर 2019 को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। वही बात यहाँ बताई गई है। लागू कब किया गया था, तो लागू दोस्तों इसको किया गया था 10 जनवरी 2020 को। इससे अधिनियम को लागू मतलब अधिनियम बन गया था, इसको लागू कर दिया गया था, क्योंकि राष्ट्रपति ने क्या किया था, कब मंजूरी दिया था, तो एक दिन बाद 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने दे दिया था मंजूरी। आप पूरे देश में दोस्तों इसको 10 जनवरी 2020 को इसको अधिनियम को लागू कर दिया गया था। अब बात करते हैं, अगला है आपका प्रश्न कि विधि का नियम। विधि का नियम जो होता है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है, तो मतलब विधि का नियम मतलब कानून का शासन। तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, मतलब कानून सभी के लिए दोस्तों एक होना चाहिए और न्याय व्यवस्था भी सबके लिए एक होना चाहिए, भले ही कि वो अमीर गरीब हो, निचले वर्ग का उच्च वर्ग का, ऐसा किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वही क्या कहलाता है, विधि का नियम दोस्तों कहलाता है। वही बातें यहाँ बताई गई है जो इसका अनुच्छेद 14 संबंधित है। अगर बोलेगा कि अनुच्छेद 14 कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड के संविधान से दोस्तों हमारे संविधान में ये अनुच्छेद लिया गया है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई। तो मौलिक अधिकार कौन लागू करता है, तो मौलिक अधिकार हमारे देश में दोस्तों जो आपका सुप्रीम कोर्ट दोस्तों उसको अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकार को लागू करने का। क्योंकि मौलिक अधिकार को लागू करने का मतलब इसका संरक्षक माना जाता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को माना जाता है। इसी के द्वारा वो 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। रीट जारी करने का कोर्ट को यह अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले तो अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट की बात कर ले तो 226। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार अनुच्छेद 32 के द्वारा जारी करता है और हाई कोर्ट 226 के द्वारा अनुच्छेद 226 के द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी करता है। बोल देगा आपसे कि मौलिक अधिकार का अभिभावक कौन है, संरक्षक कौन है, तो सब कौन हो जाएगा, आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। जो अनुच्छेद 32 है दोस्तों, इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या किया, संविधान की आत्मा हृदय से दोस्तों इसको संबोधित किया है, जो आगे आपको प्रश्न में देखने के लिए मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। वही बातें बताई गई है। 5 प्रकार की रीट कौन कौन है देख लीजिए यहाँ पर, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण है, इसको कहते हैं हम लोग पोस्टमार्टम की भी संज्ञा दोस्तों हम लोग देते हैं, इसको पोस्टमार्टम रीट कहा जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो अनुच्छेद आपका 12 से 35 के बीच में दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, जो भाग 3 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 12 से 35। इसको ध्यान रखिएगा। मूल संविधान में आपके 7 क्या थे, आपके 7 मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था। मूल संविधान मतलब कि जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां मौलिक अधिकार आपका संपत्ति का अधिकार था, किंतु उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया था दोस्तों, इसको संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल करके इसको एक विधिक अधिकार अनुच्छेद 300A में दोस्तों डाल दिया गया था। विधिक अधिकार 300A में, ये भी बातें याद रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में हम लोग। कहा गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता किस में है, तो सबसे पहले आप याद रखिए कि स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक के बीच में दोस्तों किया गया है उल्लेख। तो अनुच्छेद 19 को ही दोस्तों क्या किया गया, बांटा गया है 19(1)A करके, 19(1)B करके, 1C करके, इस तरह से। तो 19(1)A है जो आपका 19 को हम लोग लिखते हैं क्या करके, 19(1)A करके लिखते हैं। तो 19(1)A में दोस्तों क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब कोई व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, वो स्वतंत्र है। लेकिन याद रखिए सामने वाले इंसान को दोस्तों ठेस नहीं पहुंचना चाहिए आपके अभिव्यक्ति से। तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दोस्तों वो प्रेस के अंतर्गत भी आती है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बातें यहाँ बताई गई है। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन मूलभूत अधिकार नहीं है, मतलब कि आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये बिल्कुल आपका अनुच्छेद 32 में। संपत्ति का अधिकार नहीं है, पहले था ये दोस्तों अनुच्छेद 31 में, लेकिन इसको निकाल दिया गया। बताएं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको निकाल दिया गया। तो मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी आपका शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार है, आपका अनुच्छेद 19 में कहा गया है। देश में घूमने का आज़ादी है आपको, ये भी अनुच्छेद 19 में कहा गया है। आगे हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में संवैधानिक उपचारों के किस पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। मतलब संवैधानिक उपचारों के जो 5 प्रकार के रीट है दोस्तों, तो उसमें से किस रीट को पोस्टमार्टम कहते हैं। पोस्टमार्टम मतलब पहले समझिए क्या होता है। पोस्टमार्टम क्या होता है, कोई मृत शरीर होता है तो उसकी क्या होता है, जाँच परख होती है दोस्तों। मतलब उसकी मृत्यु कैसे हुई पूरा उसका जांच पड़ताल करते हैं और उस पर हम लोग क्या करते हैं, उसके रिजल्ट पे दोस्तों पहुंचते हैं, मतलब जांच पड़ताल करके। तो उसके तरह से यहाँ पर कौन सा ऐसा रीट है जिसको हम लोग पोस्टमार्टम कहते हैं। तो पोस्टमार्टम दोस्तों यहाँ अधिकार परीक्षा को भी हम लोग कहते हैं और उत्प्रेषण को भी कहते हैं। लेकिन जो विभाग है दोस्तों माना है किसको, अधिकार परीक्षा को। अधिकार परीक्षा क्यों कहते हैं, तो अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी भी पद पर आप बैठे हैं, तो उस पद पे
बैठने की आप में योग्यता है कि नहीं, उसकी क्या होती है, उसकी वैधता की दोस्तों जांच होती है। जांच परखा जाता है, वही क्या कहलाता है, अधिकार परीक्षा। जिस तरह से पोस्टमार्टम में क्या होता है, जांच होता है, उसी तरह से दोस्तों इसमें भी आपका पूरा जांच परख मतलब वैधता की जांच होती है, एक रिजल्ट पर दोस्तों पहुँचा जाता है। तो उसी तरह से आपका उत्प्रेषण भी दोस्तों क्या होता है, वो होता है जिसमें न्यायिक से संबंधित है। तो यही बात तो है, लेकिन यहाँ पर आंसर किसको माना विभाग, अनुच्छेद आपका ऑप्शन डी को माना, अधिकार परीक्षा को। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार बता देते हैं, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा हृदय कहते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जिसको अधिकार उपचारों में अधिकार परीक्षा को वारंट को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम कहता है। यह कार्रवाई जिसे न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है, मतलब कोई भी पद पर बैठा है व्यक्ति तो उसकी वैधता की जांच करता है कि वो सही है कि नहीं, वही क्या कहलाता है आपका अधिकार परीक्षा, जो पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई उसको। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण, देखिए बताए थे, उत्प्रेषण को भी क्या कहते हैं हम लोग, पोस्टमार्टम रीड कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी निर्णित न्यायिक कार्रवाइयों की जाँच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्रवाई है जिसमें मृत व्यक्तियों के मरने के दावे की वैधता की जाँच होती है। तो यहाँ पर ई ऑप्शन सही होना चाहिए था, लेकिन विभाग ने क्या माना, प्रारंभिक उत्तर पत्रिका में आपको माना गया है ऑप्शन डी को सही माना है। क्या माना, ऑप्शन डी को सही, तो हम लोग भी डी को सही लेकर चलेंगे दोस्तों। चलते हम लोग आगे। अगला है क्या है अगला, तो एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, मतलब कल्याणकारी राज्य के बारे में किस भाग या किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में दोस्तों जो डीपीएसपी पढ़ते हैं आप लोग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, इसी में बात किया गया है। तो जो आपका अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इसका उल्लेख किया गया संविधान में। और भाग बोलेंगे तो भाग दोस्तों 4 मौलिक अधिकार का भाग आपका यही आता है, डीपीएसपी। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था दोस्तों डीपीएसपी के अंतर्गत की गई है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में दोस्तों, इसी हम लोग गांधीवादी अनुच्छेद भी नाम से भी दोस्तों जानते हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 में किया गया। बाद में आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका 243 देखते हैं वो अलग है, वो हम लोग अलग से जानेंगे। आगे आते हैं हम लोग, आगे क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है, तो यहाँ पर देखिए, तो नीति निर्देशक जो डीपीएसपी हो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इसको लेकर के आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, मतलब इसमें जो भी उपबंध दिया गया उसको लेकर न्यायालय आप नहीं जा सकते। किंतु जो मौलिक अधिकार है इसमें अगर आपका हनन होता है तो इसमें लेकर आप न्यायालय जा सकते हैं, मतलब इसमें जो भी उपबंध दिया गया मौलिक अधिकार में उसको लेकर के आप न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय आपकी सुनवाई करेगा। लेकिन डीपीएससी में ऐसा दोस्तों नहीं है, यही मुख्य अंतर, याद रखिएगा इसको, वही बात इसमें बताई गई है। आगे हम लोग बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्य को कब निर्धारित किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 1976 में जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया दोस्तों। तो सरदार स्वर्ण सिंह ने क्या किया था, 8 मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया था, लेकिन सरकार ने कितने जोड़े थे दोस्तों, 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में दोस्तों जोड़े थे। और 11वां जो कर्तव्य जुड़ता है आपका, 11वां कब जुड़ता है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था शिक्षा का अधिकार। तो ये दोस्तों आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में दोस्तों जोड़ा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य इतना याद रखिएगा, आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर, ये खत्म हो जाता है। आगे बात करते हैं आपका कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से आता है। 10 आचार मतलब बताया गया मौलिक कर्तव्य के बारे में, किसके बारे में बना सकते हैं, मौलिक कर्तव्य के बारे में दोस्तों जानते हैं। 1 मिनट दोस्तों। आगे दोस्तों आपका निम्नलिखित में से भारत का मौलिक कर्तव्य कौन सा है, मतलब इसमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करनी, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि ये डीपीएसपी का भाग है। अनुच्छेद 51 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। हमारी मिलीजुली संस्कृति समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य, ये बिल्कुल आपका सही है। बच्चों की मुफ्त शिक्षा अनिवार्य शिक्षा दोस्तों ये आपका है, ये डीपीएसपी का भाग है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना दोस्तों, तो ये आपका मौलिक अधिकार अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में, ये भी याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, 1 मिनट दोस्तों। आगे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति क्या होता है। तो राष्ट्रपति क्या आपका संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा नहीं होता, तो यह गलत है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, तो बिल्कुल होता है, क्योंकि आपको पता है कि अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। और 79 कहता है कि संसद क्या है, तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से क्या होता है, संसद का निर्माण होता है। इसलिए राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों, संसद का अंग होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वहाँ पर बी सही हो जाएगा। ये बातें यहाँ बताई गई है। देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर के संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के अपनी नीतियों कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका, मतलब कि जो भी संसद है वो लोकसभा राज्यसभा। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार
या वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। मतलब वेस्टमिंस्टर मॉडल मतलब जो अंग्रेजों का जो संसदीय व्यवस्था है उसको हम लोग कहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष मतदान। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं होता है। एकल हस्तांतरित मत प्रणाली, सही है आपका अनुपातिक मत प्रणाली। ये बी और सी दोस्तों दोनों का क्या होगा? सही है। तो मतलब यहाँ पर तो दिया ऑप्शन तो यह दिया नहीं है, तो यहाँ पर वही बातें बताई गई है कि अनुच्छेद 55 के द्वारा क्या इनका उल्लेख किया गया राष्ट्रपति के चुनाव का? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली के द्वारा होता है, जिसमें बी और सी दोनों आपका सही होगा। तो याद रखिएगा बी और सी दोनों होगा। आगे दिया है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो यह विवाद सौंपा जाता है। तो अगर विवाद होता है तो ये 71 अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आगे है कि भारत के राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा सकता है। तो महाभियोग ला करके कौन हटा सकता है? संसद। कौन हटा सकता है? संसद, क्योंकि महाभियोग कहाँ चलता है? संसद में चलता है, अनुच्छेद 61 के द्वारा। अगर राष्ट्रपति पर क्या होता है? कदाचार या संवैधानिक गैर संवैधानिक तरीके से वो कार्य कर रहा है तो संसद उस पर क्या कर सकती है? महाभियोग की प्रक्रिया चला करके उसको हटा सकती है दोस्तों, जिसका उल्लेख आपका किया गया है अनुच्छेद 61 में। वही बातें यहाँ बताई गई है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका अध्यक्ष भारत का दोस्तों राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का होता है कार्यपालिका प्रमुख होता है और ये अपने कार्यों का संपादन कैसे करता है? खुद भी कर सकता है और जिसके अधीन जो भी अधिकारीगण है उसके सहायता से भी दोस्तों ये अपने कार्यों का उपयोग कर सकता है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार में जो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है दोस्तों वो मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। कौन होते हैं? मंत्रिमंडल सचिव। इसको कहा जाता है कि जो IAS होते हैं उसमें IAS में सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं? मंत्रिमंडल सचिव का ही दोस्तों होता है। वही बताया केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं दोस्तों। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग आगे है आपका कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों में किसमें निहित होती है? जो सरकार का जो शक्ति है किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में। किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति अपने कार्यों का संपादन खुद या अपने अधीन जो भी उनके अधिकारीगण उनकी सहायता से करते हैं। आगे दिया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किस कंडीशन में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर। अगर मान लीजिए हथियारबंद विद्रोह होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो ये आपका आंतरिक विद्रोह था उसी को नाम बदल कर दिया हथियारबंद विद्रोह। इसी को हम लोग सशस्त्र विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। बाह्य आक्रमण के आधार पर बिल्कुल, युद्ध के आधार पर बिल्कुल। तो ऊपर वर्णित सभी कारणों से क्या कर सकता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो किसकी सलाह पर होता है? तो मुख्यमंत्री। लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्कुल नहीं है। तो राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल की सहायता में मतलब कि कहने पर दोस्तों वो लगा सकता है। तो राज्यपाल को हम लोग क्या बोलते हैं? गवर्नर दोस्तों बोलते हैं। अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अगर बात करें कि बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? तो 1968 में। 1968 में बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। लगभग अभी दोस्तों 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या अधिकार नहीं देता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार देता है, बिल्कुल देता है। इसी के द्वारा अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा कौन? आपका राष्ट्रपति। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये नहीं करता है, बल्कि कौन करता है आपका? तो राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वो करते हैं। अनुच्छेद 164 में इसकी बात की गई है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग, भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है? बिल्कुल नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का काम कौन करता है? संसद करता है। संसद भी उस पर साबित कदा चढ़ा कर दोस्तों उसको हटा सकता है। राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है। बाकी आपातकाल घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 मतलब कि 123। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार राज्य के। कहाँ के थे वो? बिहार के ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वतंत्र भारत के पहले आपके राष्ट्रपति थे। कब बने थे? तो ये 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुआ था संविधान सभा का, जिसपे 284 सदस्य करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं संविधान पर। इसी दिन को सर्वसम्मति से बना दिया गया था राष्ट्रपति। इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे।
आगे बात करते हैं अस्थाई के बारे में बात करें। सच्चिदानंद सिन्हा आपको पता ही होगा। कौन असत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर दिया असत्य है, तो देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी के कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बिल्कुल ये सही है आपका। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल नहीं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद करता है, इसमें निर्वाचित की जरूरत नहीं होती है। लोकसभा राज्यसभा के जो संसद के सदस्य हैं वही करते हैं, या निर्वाचित हो या वो निर्वाचित नहीं हो। बाकी आपका भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के थे, सारण जिला के। छपरा के थे जीरादेई। आगे बात करते हैं राज्यसभा के सभापति कौन है, तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। इनको पदेन सभापति कहता है क्योंकि उनको बनाया गया है किसके लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन काम किसके लिए करते हैं, तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, जिसमें अनुच्छेद 64 में इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं, भारत के प्रधानमंत्री किसके मुख्य हैं, तो केंद्र सरकार के। जो केंद्र सरकार होता है सेंटर में, उसके क्या होते हैं, ये मुखिया होते हैं। अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि जिनका मंत्रिपरिषद होता है उसके क्या होते हैं, ये प्रधान होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, प्रधानमंत्री होता है। और अनुच्छेद 78 में बताया कि प्रधानमंत्री कोई भी काम करता है तो उसका सारा ब्यौरा किसको देना पड़ता है, राष्ट्रपति को बताना पड़ता है। अनुच्छेद 78 में ये बातें कही गई है। आगे आते हैं संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं भाई, तो ये केवल और केवल लोकसभा के प्रति। अगर बता देगा कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो लोकसभा के प्रति, अगर वहीं बोल देगा व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, तो राष्ट्रपति के प्रति। इसको भी ध्यान आपको रखना है। यहाँ बताया गया मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, तो मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति, तो लोकसभा दिया है दोस्तों, इसमें नहीं दिया है। तो यहाँ पर संसद दिया, लेकिन संसद टिक नहीं करेंगे, तो इसको हम नहीं करेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा जो मंत्रिपरिषद किसके प्रति होते हैं, तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इसको याद रखना है आपको। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन अगर कार्य करते हैं। जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका के अंदर कौन होता है, जो कार्य करते हैं। कार्य कौन करते हैं, तो जितने मंत्री होते हैं सब क्या होते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो ये किसके अधीन होते हैं, तो ये विधायिका के अंतर्गत, मतलब विधायिका मतलब संसद के अधीन। अगर मान लीजिए ठीक तरीके से ये काम नहीं करते हैं, संवैधानिक तरीके से काम नहीं करते हैं, तो विधायिका कर सकती है, तो इनके पद से इनको हटा सकती है। तो ये किनके अधीन होते हैं, तो विधायिका के अधीन होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करते हैं दोस्तों। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन वक्तव्य सही है। कौन सा वक्तव्य सही है, हम देखते हैं हम लोग। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, बिल्कुल नहीं है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, बिल्कुल नहीं है। विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या बताएं आपको हम, तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेही होती है, तो विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। मतलब कि प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होगा, तो संसद जो होता है उसके प्रति जवाबदेही होता है दोस्तों। यही बात इसमें बताई गई है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होते हैं, तो किसके प्रति होते हैं दोस्तों, लोकसभा। किसके प्रति, लोकसभा के होते हैं। ये भी आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर वही बात बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन चुका है। क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, अतः वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि जो आप देख रहे हैं मंत्रिमंडल शब्द हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में इसका एक ही बार प्रयोग किया गया है, तो अनुच्छेद 352। आदमी कभी सोचेगा नहीं कि अनुच्छेद 352 इसका उल्लेख किया गया है, क्योंकि आदमी सोचता है कि अनुच्छेद 352 में तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल है, लेकिन यहीं पर दोस्तों मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो कानूनी विषय पर जो अटॉर्नी जनरल होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में कहा गया है, यही करता है। ये भारत सरकार का वकील दोस्तों इसको कहा जाता है, महान्यायवादी इन्हीं को हम लोग कहते हैं, जो किसी भी संसद में भाग ले सकता है, कहीं भी, कोई भी हाई कोर्ट हो गया, किसी तरह कोर्ट में भी दोस्तों ये बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वहाँ पर वोटिंग नहीं कर सकता। अगर संसद में किसी विषय पर दोस्तों, किसी विधेयक पर वोटिंग होता है, चर्चा में तो भाग ले सकता है, विचार रख सकता है, लेकिन वोटिंग का जब समय आता है दोस्तों तो ये से वोटिंग करने का अधिकार दोस्तों नहीं है। ये आपका अनुच्छेद 88 में कहा गया, अनुच्छेद 88 में इसके बारे में बताया गया है। 76 में इसका उल्लेख है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इसको हटा भी सकता है राष्ट्रपति, याद रखिएगा। भारत के महान्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति होती है, ये ध्यान रखिएगा। हटा भी सकता है राष्ट्रपति। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, राज्य सरकार की बात कर रहा था। राज्य सरकार को तो महाधिवक्ता होते हैं, उनके यहाँ क्या होते हैं, महाधिवक्ता, जिसको हम लोग एडवोकेट जनरल के नाम से जानते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है, जो राज्य सरकार का दोस्तों वकील कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का महान्यायवादी या राज्य सरकार का महाधिवक्ता। यहाँ देखिए बता दिया अनुच्छेद 165।
आगे है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन दोस्तों 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में, याद रखिएगा। 1956 में 14 राज्य भाषा के आधार पर और 6 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों बनाए गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर दोस्तों बना था 1953 में। आगे आते हैं हम लोग कि लोकसभा का नेता कौन है। तो लोकसभा का नेता कौन यहाँ पर है? तो प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के जो जीत के आते हैं पार्टी, तो उसी में से जो बहुमत दल के नेता होते हैं उसी को क्या करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री के पद पर दोस्तों। अनुच्छेद 75 में ये बातें बताई गई है। उम्मीद माफ़ कीजिएगा, अनुच्छेद 74 बता दिए होंगे हम, लेकिन ये बात 75 में बताया गया है। आगे आते हैं, लोकसभा के लिए चुनाव निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, याद रखिएगा। इसलिए राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन कहा जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की आयु कम से कम होनी चाहिए, कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। वही क्वेश्चन दे दिया आपको। संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु संसद सदस्य बोला, या तो राज्यसभा या तो लोकसभा। तो यहाँ पर हो जाएगा लोकसभा का भी तो 25 वर्ष न्यूनतम पूछ रहा है, तो 25 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष नहीं चाहिए ना भाई। उसके बाद बता रहा है जमानत राशि, हम लोग आगे बात कर लेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो अपनी जमानत राशि खो देता है। जमानत राशि के लिए लोकसभा चुनाव में जो रखा जाता है दोस्तों उसका। तो कैसा लगा क्लास हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से हम सारे सब्जेक्ट को दोस्तों PYQ करवा देंगे, ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और उसी चैप्टर को दोस्तों आप अपना समय निकाल के ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि PYQ करना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है दोस्तों। साथ साथ PYQ करने से आपके अंदर समझ विकसित हो जाती है, ताकि हम जो होने हमारे आगामी जो परीक्षा है, जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसका एक हमको खाका तैयार दिमाग में तैयार होता है, मतलब आइडिया बन जाता है कि कैसे कैसे प्रश्न जो आयोग है वो पूछ रहा है, कैसे कैसे प्रश्न पूछने की संभावना है। तो इस बार जो एग्ज़ाम होगा आपका 71वां दोस्तों, 72वां की तरह बिल्कुल नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपको इस तरह के 1 वर्ड टाइप के, लेकिन कुछ आप अधिकांश जो प्रश्न मिलेंगे आपको 40 से 50 क्वेश्चन, वो आपके दोस्तों कथन एवं कारण क्या होगा, मतलब वो तभी आप बना सकते हैं दोस्तों जब तक आप उसके पूरे जो तथ्य हैं, विस्तृत जानकारी आप नहीं लेते, तब तक दोस्तों उसको बना नहीं सकते हैं। तो पूरी विस्तृत तरीके से हम दोस्तों पॉलिटी को और हिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर पसंद नहीं आया तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम ऐसा भी कोई पॉइंट दोस्तों ऐसा नहीं है कि जिसको हम छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फाफा से PYQ भी दोस्तों हम करवा रहे हैं, तो उससे भी दोस्तों आपको मदद मिलेगा। बाकी क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।